शुरू करते हैं, ऐसे टाइम निकल जाएगा। ओके सर। जी हम आगे चलते हैं। अब लिमिट का सबको पता चल गया। सबसे पहला जो रिजल्ट है ना वो ये है कि जो रियल नंबर्स में सीक्वेंस होती है ना वो यूनिक होती है। रियल नंबर्स में कोई भी सीक्वेंस होगी तो उसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा। ये पहला रिजल्ट आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो उस सीक्वेंस में ये सारी बातें इक्विवेलेंट है। पहले पॉइंट को लेट कर ले तो दूसरा प्रूव हो जाएगा, दूसरे को लेट कर ले तीसरा प्रूव हो जाएगा, तीसरे को लेट कर ले चौथा प्रूव हो जाएगा। अभी मैं आपको सारा बता देता हूँ। आपको पता है एक्स कन्वर्ज करता है, सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज करती है, तो ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के। ये नेचुरल नंबर जो होता है ना ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है। और जो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेटिस्फाई करता है जब ये वाले एन हो इस के से बड़े, ये यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो टर्म्स आ रही है ना उस के खास नंबर के बाद वाली जो टर्म्स है उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमने थोड़ी देर पहले ये प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसको मैंने आपको सॉल्व करके उसका वो जो स्ट्रिप फाइंड करवाई थी यहाँ से, देखें ये। तो यस ये सर। स्ट्रिप आप जो है ना स्ट्रिप से अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का। तो ये स्ट्रिप बिल्कुल वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वी एप्सिलॉन एक्स की बात कर रहा है ना ये उसका नेबरहुड है। तो नेबरहुड अब आप ये देखें कि एक्स एन किसको बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं कि जो एक्स एन है वो बिलोंग कर रहा है एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में, ठीक है। ये जो इंटरवल है, तो ये जो इंटरवल है ये एक ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल जो होगा ना वो एक्स एन का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। ये नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इस इंटरवल को वो इस स्टेप से उसने नेबरहुड बना दिया। ये चारों बातें इक्विवेलेंट हैं। अच्छा अब आपने जो है ना एक रजिस्टर नोटबुक के ऊपर इन चीजों को लिख लेना कि 1/n 0 को अप्रोच करती है। बस ये लिखना है, आगे इसका सोल्यूशन रीड आउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीपीएससी के वाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1/n² + 1 की जो लिमिट है, असल में लिमिट वो इस तरह से कर रहा है ना, आप इसको कैलकुलस वाले मेथड से भी जल्दी से अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n² + 1। तो आपको पता है कि ये किसको अप्रोच करती है, 0 को करती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। चाहे ये रियल एनालिसिस की लिमिट है लेकिन इसको आप कैलकुलस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये जो लिमिट है अगर इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। डेफिनेशन ये थी कि उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये 3 को अप्रोच करती है, आप इसको चेक कर सकते हैं सॉल्व कर। इसी तरह इसको भी आपने ज़हन में रखना है क्योंकि ये बुक की एग्जांपल्स है इसलिए। अब अगली बात आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी आप किसी भी नंबर की पावर n लेते हैं, ठीक है। क्या माइक ऑफ करें ना कमर हमीद साहब, थैंक यू। अब आप किसी नंबर की पावर n ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो ये नंबर इक्वल टू 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, n कुछ भी हो। और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, जैसे इसको टू की पावर n की अगर बात करें तो ये इंक्रीज करता जाएगा, ऐसे ही है ना। मतलब टू की पावर 1 या 2² या 2³ तो ये इंक्रीज करता जाएगा। जब कोई चीज इंक्रीज करती जाती है तो वो फिर डिवर्ज हो जाती है।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बी की पावर n है, लेकिन जो बी है ना वो 0 से 1 के दरमियान में है, 0 से 1 के दरमियान में, ये एक खास केस है। 0 से 1 के दरमियान में जब आप बी की पावर n लेते हैं ना, तो बी की पावर n डिक्रीज होती जाती है यहाँ तक कि ये 0 को अप्रोच कर जाती है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे देखें, अगर आप 0.5 की बात करें, 0.5 का स्क्वायर करें तो ये 0.25 हो जाता है। और अगर आप 0.5 का क्यूब करें, ठीक है, 0.5 का क्यूब करें, क्या आता है? क्या आ रहा है 0.5 का क्यूब? 0.125। और ये और कम हो गया है। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ाने का मतलब है जैसे जैसे पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब है ये बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये पूरा नंबर 0 को अप्रोच होता जा रहा है। पहले 0.25 था, फिर और कम हो गया है। पावर 4 होगी तो और कम हो जाएगा, पावर 5 होगी तो और कम हो जाएगा। तो 0 से 1 के दरमियान में ये खास केस रहता है। तो इसलिए ये लिमिट आपने ज़हन में रखनी है। अगर 0 से 1 के दरमियान में होगा तो लिमिट ऑफ बी एन जो है ना ये 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं, जैसे देखें ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो इस सीक्वेंस की आपने आगे जाके एक क्राइटेरिया आएगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। उसको कहते हैं सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस के टॉपिक में वो आएगा, सब सीक्वेंस में एक क्राइटेरिया आएगा। वो क्या होता है? ओरिजिनल सीक्वेंस है ना, 0 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 और फिर 0, और इस तरह से ऑस्किलेट हो रही है। आपने इस ओरिजिनल सीक्वेंस में ना दो सब सीक्वेंसेस निकाल ली, एक आ गई 0 0 0, ये सारी 0 सीक्वेंस है, एक आ गई 2 2 2 और इस तरह से, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया वो ये होता है कि आप ओरिजिनल सीक्वेंस की जितनी मर्जी सब सीक्वेंसेस निकालें, सारी सब सीक्वेंसेस अगर एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करें तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। लेकिन ये जो आपके पास असली सीक्वेंस है, असली सीक्वेंस में जो दो सब सीक्वेंसेस मैंने निकाली है, एक 0 0 0 वाली, एक 2 2 2 वाली। तो जो 0 0 0 वाली है वो 0 को कन्वर्ज कर जाएगी, जो 2 2 2 वाली है वो 2 को कन्वर्ज कर जाएगी। तो मेरे पास रीजन आ गया कि मेरे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ना वो डाइवर्ज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी मैंने दो सब सीक्वेंसेस बनाई और दोनों सब सीक्वेंसेस डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर गई, ठीक है। तो इस वजह से जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी वो भी डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक हो गया? एक सेकंड जरा रुके, इसको चार्जिंग पे लगा लें। इस बैटरी जो है ना वो तो होगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज क्यों करेगी? क्योंकि इसकी जो दो सब सीक्वेंसेस हमने बनाई है वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो टेल ऑफ अ सीक्वेंस है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कोई इतना नहीं पूछा जाता, बस ये माइनर सा टॉपिक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखें, आप इसकी जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो ये भी 0 दोबारा से आ जाएगा। ए कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा से रिपीट हो गई है एग्जांपल। 0 से 1 के दरमियान में जब भी बी होगा तो पावर n क्या आएगी? 0, इसका लिमिट जो है ना वो 0 इसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, ये जो बुक है ना ये बाटल की बुक है रियल एनालिसिस की, आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी। उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है वो ये है, सी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों है? जब भी कभी आप नेगेटिव नंबर जैसे -1 को आप यहाँ पे यूज करें, nth रूट फाइंड करें, तो ये फिर क्या आ जाता है, ये तो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है ना, तो ये रियल ही नहीं रहता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रियल सीक्वेंसेस की, तो रियल सीक्वेंसेस में जो सी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस लिमिट का आंसर 1 आ जाता है। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ। इसी तरह ये आगे रिजल्ट है, इसको भी आपने लिख लेना, ज़हन में रखना है, याद रखना है। ये छोटे छोटे जो रिजल्ट्स होते हैं ना, इस तरह के आ जाते होते हैं पेपर में, जो इंटरनेशनल बुक्स में यूज हुए होते हैं। ठीक हो गया। आगे लिमिट थ्योरम्स आ जाते हैं। लिमिट थ्योरम्स में सबसे पहले नंबर पे वो कह रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। A sequence xn of real numbers is said to be bounded if there exists a real number m greater than 0. अब यहाँ पे भी आप देखें देयर एग्जिस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, तो देयर एग्जिस्ट का जो वर्ड यूज होता है उसमें ये होता है कि जो नंबर देयर एग्जिस्ट के बाद आता है ना, वो किसी एक खास प्रोसेस के बाद एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी आपको उसी एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं। माइक ऑफ, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक सीक्वेंस है xn, हमने देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे आप ये देखें कि इसके सारे पॉइंट्स जो हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, और बाउंडेड की डेफिनेशन थी कि जो सीक्वेंस xn है वो बाउंडेड होगी इफ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करे, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। एक्स एंड मॉड, अब मॉड का ये मतलब है कोई नेगेटिव टर्म भी आ जाती है ना, कोई नेगेटिव टर्म भी आ जाती है अगर, तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। इज लेस देन m फॉर ऑल n, ठीक है। और यहाँ पे अब जितने भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी टर्म्स हैं, तमाम टर्म्स इस खास नंबर से लेस होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर मैं m को ले लूँ 1.1, ठीक है, 1.1 यहाँ पे अगर ले लिया जाए, तो इस सीक्वेंस की जो तमाम टर्म्स हैं, तमाम टर्म्स, ठीक है ना, तमाम फॉर ऑल एन के लिए, क्या ये 1.1 से लेस नहीं होगी? अगर आप इस पहली टर्म को चेक करें, फर्स्ट टर्म इज लेस देन 1.1, 1/2 इज लेस देन 1.1, तो इस तरह के बहुत से नंबर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन देयर एग्जिस्ट का ये मतलब होता है कि अगर एक नंबर भी आपको मिल जाए तो बात ट्रू हो जाती है, मतलब आप इस सीक्वेंस को बाउंडेड कहना चाह रहे हैं, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी अगर आपको कोई एक नंबर मिल जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक नंबर यूनिक हो, ठीक है। आप m को 1.2 भी ले सकते हैं, आप m को 1.3 भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए आपको ये जो m है इसकी वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी सीक्वेंस बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है xn विच इज इक्वल टू 2⁻n, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 2⁻n मॉड मस्ट बी लेस देन m, ठीक है। कोई एक m आप मुझे बताएं जो आपको मिल रहा है, कोई एक m बताएं इसके लिए। तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। देखें, जब आप इस सीक्वेंस को चेक करने की कोशिश करेंगे तो पहली टर्म में 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 2 2 क्यूब इज 8,
2 raised to power 4 is 16, सर बाउंडेड नहीं है 32 और ये चलता ही जाएगा। तो आपको तो कोई भी रियल नंबर ऐसा हाँ, आपको कोई इन्फिनिटी मिल जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी तो एक रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, आपको इसका मतलब है कि ये तो सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, कोई भी ये जो रियल नंबर है आपको मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो बस ये क्राइटेरिया होता है बाउंडेड सीक्वेंस को देखने वाला कि कोई एक नंबर आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है, अब रिजल्ट्स को आपने ध्यान में रखना है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड भी होती है रियल नंबर्स की। इफ m इज इक्वल टू 5, अच्छा जी अभी देख लेते हैं। 2 रेज टू पावर n, अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि वो कह रहा है कि m को 5 ले लेते हैं। अच्छा जी, आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप तमाम नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नेचुरल नंबर यूज करें, मतलब सारे ही नेचुरल नंबर यूज करें और आंसर 5 से लेस आए। लेकिन अगर मैं इसकी n की जगह पे 3 यूज करूं, 2 क्यूब, तो ये बात तो यहाँ पे फाल्स हो जाती है। बात समझ आ रही है? सीधी सी बात है ना। आप ये देखें कि 2 रेज टू पावर n मैंने एक सीक्वेंस ली है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो ये कंडीशन तो मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई m चाहिए, लेकिन मुझे कोई भी m, सिंगल m ऐसा नहीं मिल रहा जो इस सीक्वेंस की तमाम टर्म से एक बड़ा नंबर हो। ठीक है, हमने सोचा हम m को 5 ले लेते हैं। पहली दो टर्म्स के लिए ट्रू है, लेकिन बाकी टर्म्स के लिए फॉल्स है। हमने सोचा m को 20 ले लेते हैं। पहली 4 टर्म्स के लिए ट्रू है, 5वीं टर्म पे जाके फिर फॉल्स हो गया। हमने सोचा हम m को 1000 ले लेते हैं। तो 1000 का क्या मतलब है, अगर 2 की पावर 1000 हो तो वो वैसे ही ग्रेटर देन 1000 हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि बड़ी दूर जाके हमें कोई एक ऐसी सीक्वेंस की टर्म, इस सीक्वेंस की ऐसी टर्म मिल जाएगी जो इसको फिर फॉल्स कर देगी। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई भी हमें m नहीं मिल रहा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी m सच दैट 2 raised to power n mod is less than m, so this is a bounded sequence। अब अगला जो रिजल्ट है वो ये है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है हमेशा। रियल नंबर्स की जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी। जैसे अभी हमने देखा था 1/n, 1/n किसको कन्वर्ज कर रही थी, 0 को। कन्वर्जेंट पॉइंट आपको मिल गया था। अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो 0 को अप्रोच कर रही है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है यही सीक्वेंस बाउंडेड थी, ये जो हमने चेक किया यहाँ पे। क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई m तो हमें जरूर मिल गया ना, जो इस सीक्वेंस की तमाम टर्म से बड़ा नंबर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद दो चार बातें हैं वो आपने ज़हन में रखनी है। आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं, x एक सीक्वेंस है, y एक सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस x है वो x को कन्वर्ज करती है, जो सीक्वेंस y है वो y को कन्वर्ज करती है, जो सीक्वेंस z है वो z को कन्वर्ज करती है। तो इन तमाम सीक्वेंसेस के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप दो सीक्वेंसेस को ऐड करें। ठीक है, तो दोनों किसको कन्वर्ज करेंगी, अगर x कन्वर्ज करती है x को, y सीक्वेंस कन्वर्ज करती है y को, तो x प्लस वाई कन्वर्ज करेगी स्मॉल x प्लस वाई को। ये एक रिजल्ट है। ठीक है, इसी तरह x माइनस वाई, कैपिटल x माइनस वाई का मतलब है डिफरेंस ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस। तो x माइनस वाई की जो लिमिट होगी वो स्मॉल x माइनस वाई होगा। मतलब इनके जो लिमिट पॉइंट्स है ना, उनका सिंपल आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो दोनों सीक्वेंसेस के डिफरेंस की लिमिट आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट उनके इंडिविजुअल जो लिमिट है उसके प्रोडक्ट को अप्रोच करता है। आगे कोई रिजल्ट भी आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। सर ये देखें जी, पूछें। सर ये जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ 1 2 3 अप टू 2n लिखा हुआ है, कहाँ तो पे? सर ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है जो ऊपर सर ये देखें सर x इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 2n, तो क्या ये कन्वर्ज कर रहा है?
ये वाली सीक्वेंस, जी सर। इसकी nth टर्म ले लो ना, तो इसको लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n अप्रोच, इन्फिनिटी। तो ये तो डिवर्ज कर रही है ना। यस सर। हाँ तो ये डिवर्ज कर रही है। तो एक्स एन कैसे एक्स को कन्वर्ज करेगा? क्या मतलब, व्हाट यू मीन? सर मतलब एक्स तो डिवर्ज कर रहा है हाँ तो और मैंने वाई आपको कन्वर्ज। कब कहा कि x प्लस वाई कन्वर्ज करेगा? x प्लस वाई ये nth टर्म आ गई ना, जी सर। आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, चेक करें, ये भी डिवर्ज कर देगी। यस सर। हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना आपको, मैंने आपको ये कब कहा है कि जब जब x डिवर्ज हो, y कन्वर्ज हो, तो सम कन्वर्ज करेगा, ऐसा तो नहीं मैंने बोला। मैंने तो आपको सेपरेटली कुछ बातें बताई हैं, और ये जो बातें बता रहा था उसका ये थ्योरम आ गया यहाँ पे। ये देखो कि एक्स एन एक सीक्वेंस है, वाई एन एक सीक्वेंस है, जो एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है, जो वाई एन सीक्वेंस है वो वाई को कन्वर्ज कर रही है। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और सी एक्स, मतलब इस सीक्वेंस को ना आप किसी नंबर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखो एक्स प्लस जी वाई कन्वर्ज कर रही है स्मॉल एक्स प्लस वाई, लेकिन पहले ये जरूरी है कि एक्स कन्वर्ज करनी चाहिए, वाई कन्वर्ज करनी चाहिए, तब उनका सम भी कन्वर्ज करेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। ये बिल्कुल बात सर। जरूरी है ना। इसी तरह एक्स जी सर। माइनस वाई के लिए ये आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेस है, ये उनकी ड्यूअल लिमिट्स के प्रोडक्ट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। यस सर। जी सर। और उसके बाद ये है कि जब आप डिवाइड करते हैं ना किसी सीक्वेंस को, जैसे सीक्वेंस एक्स को सीक्वेंस जी से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स ओवर जी स्मॉल एक्स ओवर जी को कन्वर्ट करेगा जब जी का जो लिमिट पॉइंट होगा ना वो नॉन जीरो होगा। ठीक है। यस सर। तो ये सिंपल सिंपल जी सर। रिजल्ट्स है, इनके बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस। सही हो गया, ये आगे प्रूव तो आपने करना नहीं अब इसको, ये तो बात, ये पुरानी बातें हैं प्रूव करने वाली। ये देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, कोई सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्स एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कह रहा है कि तमाम टर्म्स उसकी जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो उसका जो लिमिट पॉइंट होगा ना वो भी जीरो या जीरो से ग्रेटर ही होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अगर आम लफ्जों में कहा जाए ना तो वो ये है कि एक सीक्वेंस की टर्म्स से भी उसके लिमिट पॉइंट का अंदाजा लग जाता है। अब देखो ना, एक जी सर। सीक्वेंस में सारी टर्म्स ही पॉजिटिव है, तो उसकी या तो ऐसा होगा ना कि या तो वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी, अगर कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट जो होगा उसका वो भी पॉजिटिव होगा। आप ये नहीं कह सकते यस कि सर। सारी टर्म्स पॉजिटिव है और जो लिमिट पॉइंट है वो नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जी सर। उसके बाद वो कह रहा है कि दो सीक्वेंसेस हैं, इनका कंपैरिजन कर रहा है, दो सीक्वेंसेस हैं, एक्स के अंदर जो जितनी भी टर्म्स है और वाई के अंदर जितनी भी टर्म्स है ना, उनमें ये रिलेशन है कि एक्स की टर्म्स हमेशा या तो लेस है या इक्वल है वाई की टर्म्स के। तो क्या इनके लिमिट पॉइंट्स में भी यही रिलेशन रहेगा? तो वाकई उनके लिमिट पॉइंट्स में भी यही रिलेशन है कि अगर एक्स की टर्म्स लेस और इक्वल है वाई की टर्म से, तो जो लिमिट पॉइंट है एक्स का वो भी लेस और इक्वल है वाई के लिमिट पॉइंट से। ठीक है। यस सर। ये तो सारी इजी इजी बातें हैं। अब उसने क्या बोला है कि आपके पास कोई सीक्वेंस एक्स है, अब सीक्वेंस एक्स है और उसकी तमाम टर्म्स जो है ना वो ए और बी के दरमियान, ठीक है ना। जैसे ये देखें, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है, ठीक है ना। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीक्वेंस का बिहेवियर बताया था। अब यस सर। एक सीक्वेंस है, उसकी तमाम टर्म्स जो है ना वो ए और बी के दरमियान में है, मतलब ये ए और बी की स्ट्रिप हम बना लेते हैं ना,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये सारी टर्म जो है ना वो ए और बी के दरमियान में है। तो इसका मतलब है कि अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी किसी एक्स को तो वो एक्स भी क्या होगा, ए और बी के दरमियान में होगा। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे इक्वल भी शामिल करना है, उसको शामिल भी करना है तो शामिल भी कर सकते हो। ठीक हो गया? तो लिमिट पॉइंट बी और बी के दरमियान में होगा। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास सैंडविच थ्योरम, आ जाता है स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम क्या है, इसका कंसेप्ट जरा ध्यान से समझें। आपके पास एक्स वाई जी तीन किस्म की सीक्वेंसेस हैं, उनमें ये रिलेशन है, एक्स की टर्म्स लेस और इक्वल है वाई की टर्म से और वाई की टर्म्स लेस और इक्वल है जी की टर्म से। ये रिलेशन है हमारे पास तीन सीक्वेंसेस का। लेकिन अब आपको पता क्या है, आपको इसका लिमिट पॉइंट पता है और इसका लिमिट पॉइंट पता है। आप सेंटर वाली का लिमिट पॉइंट जानना चाहते हैं, तो सेंटर वाली का लिमिट पॉइंट भी वही होगा जो इन दोनों का होगा। ठीक है? ऐसा अक्सर आप जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें ये स्क्वीज थ्योरम बहुत ज्यादा जो है ना हेल्पफुल होता है। अभी इसकी कोई एग्जांपल आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हेल्पफुल होता है। सबसे पहले नंबर पे देखें, ये जो सीक्वेंस एन है ये डिवर्जेंट है। सीक्वेंस एन क्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 और ये तो बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। अब ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगी, ये तो इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये डिवर्जेंट है। उसके बाद -1 टू द पावर n, अगर इसकी बात की जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले आ जाएगा -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 और फिर 1। ये ऑस्किलेट कर जाएगी। इसकी दो सब सीक्वेंसेस हम तैयार कर लेते हैं, 1 1 1 और एक कर लेते हैं जी -1 -1। अब दो सिर्फ सब सीक्वेंसेस हैं, ये 1 को कन्वर्ज कर रही है और ये -1, तो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है ना। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस डिवर्जेंट है, क्योंकि दो सब सीक्वेंसेस डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रही है। इसका वैसे ही लिमिट पॉइंट आपको आप फाइंड कर लेना, पेपर में 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगता, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे देखें साइन एन ओवर एन, ये स्क्वीज थ्योरम से किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे देखें कि साइन एन की रेंज क्या होती है, ये -1 से लेके 1 के दरमियान में होता है। अब आप इसको n से डिवाइड कर लें तीनों साइड्स को, n n और n। अब आप ये देखें ये किसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट टू जीरो, और ये किसको कन्वर्ज करता है, ये भी कन्वर्जेंट टू जीरो। इसका मतलब है कि जो अंदर वाली आपके पास सीक्वेंस होगी वो भी जीरो को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि जो साइड वाली दो सीक्वेंसेस थी स्क्वीज थ्योरम में, वो यही कह रहा था कि जो साइड वाली सीक्वेंसेस हैं अगर वो सेम पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हैं तो सेंटर वाली सीक्वेंस भी सेम पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। जैसे x की लिमिट और z की लिमिट सेम है, इस x की और इस z की, तो सेंटर वाली जो सीक्वेंस होगी उसकी लिमिट भी सेम होगी। यहाँ पे हमने स्क्वीज थ्योरम यूज किया इस जगह पे। ठीक हो गया? पॉलिनोमियल की बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की जो x को कन्वर्ज कर रही है, तो उस पॉलिनोमियल की जो सीक्वेंस बनाएंगे ना वो p ऑफ x को कन्वर्ज करेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन बताऊं, पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं p ऑफ t जो है ना वो t² + 1 ले लेते हैं, और जो सीक्वेंस लेते हैं ना 1/n। अब आपको पता है 1/n किसको अप्रोच करती है, जीरो को। तो जीरो। p1/n क्या होगा, ये आ जाएगा 1/n² + 1।
तो ये तो पोलिनोमियल की सीक्वेंस बन गई। अब आप इस x को क्योंकि आपने 0 कहा हुआ है, p ऑफ 0 भी सेपरेटली फाइंड कर लें तो ये 1 आ जाएगा। अब आप ये देखें कि पोलिनोमियल की सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रही है, क्या ये p ऑफ 0 को अप्रोच कर रही है? इंफिनिटी अप्लाई कर देना यहाँ पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये वाकई ऐसा हो रहा है कि पोलिनोमियल की सीक्वेंस भी उसके लिमिट पॉइंट को पोलिनोमियल में पुट करने से अप्रोच कर रही है, मतलब pxn अप्रोचेस टू px इफ xn अप्रोचेस टू x। ठीक है, ये रिजल्ट है यहाँ पे। अभी फिर इस मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, मैं आपको लिंक सेंड कर